नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और उत्तराखंड की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून में बारिश की संभावना जताई गई है। हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में भी बारिश की आशंका है और इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने की सलाह सभी को दी है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है और लोगों से कहा है कि जरूर ना हो तो घरों के बाहर ना निकले और नदी नालों से दूरी बनाए रखें, नदी नालों के पास ना जाए। मौसम विभाग की तरफ से आगामी 3 दिनों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगामी 3 दिनों में उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर तेज, कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में भी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि नदी नालों के पास ना जाए, क्योंकि इससे पहले जब बारिश का दौर शुरू हुआ था, फिलहाल कई दिनों से बारिश का दौर थमा हुआ था, एक बार फिर से अब आने वाले 3 दिनों में बारिश हो सकती है। लेकिन इससे पहले के अगर दिनों को देखें तो लगातार बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिली जगह जगह पर। और एक बार फिर से वैसे ही हालात ना बने, इसलिए लोगों को पहले ही सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, आगामी 3 दिनों को लेकर अगर लक्सर की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके का मौसम बना रहेगा, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने जो 3 दिनों का जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और साथ में ही जो तेज बौछारों के साथ ओलावृष्टि और तमाम तरह की हवाएं चलने की यहाँ पर जो संभावना जताई गई है। अगर पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में कहीं ना कहीं भूस्खलन और जिस तरह से जो रास्ते जो बाधित हो सकते हैं। अगर लक्सर की बात की जाए तो सुबह से ही मौसम जो है सुहावना बना हुआ और कहीं ना कहीं हल्की बूंदाबांदी जो है सुबह से ही चालू है। अगर देख सकते हैं तो जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग द्वारा ये भी जताएगा कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, नदी नाले जो जितने भी हैं, उनसे जो सचेत रहने की आवश्यकता है। जी प्रीति। और अगर नदी जल स्तर की यहाँ पर बात की जाए तो क्योंकि पहले काफी ज्यादा बारिश हुई है, अब फिलहाल क्या स्तर यहाँ पर नदी का बना हुआ है और अगर आगामी 3 दिनों में बारिश हो सकती है तो क्या उससे किसी प्रकार का कोई खतरा हो सकता है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं जिस तरह से उत्तराखंड में जो है 3 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जिस तरह से जो चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी और बागेश्वर, अल्मोड़ा समेत जो नैनीताल जिला भी है, तो तमाम तरह के जो जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है तो कहीं ना कहीं 17 तारीख को जो भारी बारिश की संभावना जताई है। जो वहीं से जो 18 से 19 तारीख में जो है तमाम जो ये जिले हैं, इनमें भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की यहाँ पर संभावना और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। 3500 मीटर के अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें जो है अधिक बर्फबारी की जो संभावना जताई है। अगर लक्सर की अगर बात की जाए तो नदी नाले जो है अभी उफान पे नहीं है। किसी तरह के यहाँ जो तेज बारिश अगर हो सकती है तो उससे कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि नदी नाले जो सामान्य स्तर चल रहे हैं। प्रीति जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद, इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल क्योंकि पिछले कई दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ है, धूप खिली हुई है, तो जो नदी नाले हैं उनका जलस्तर उफान पर नहीं है और आगामी 3 दिनों में अगर तेज बारिश होती है तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा, लेकिन लैंडस्लाइड की संभावना इस दौरान जरूर बढ़ जाती है। और वहीं देहरादून से भी हमारे साथ कैलाश जोशी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से क्या संभावना जताई गई है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने भले ही उत्तराखंड के लिए बारिश और कई ऊंचाई क्षेत्रों पर ओलावृष्टि की भविष्यवाणी जरूर की है, अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग का जारी है। पर बहरहाल अगर देहरादून की बात करें तो इस वक्त देहरादून में बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। देहरादून में मौसम खुशनुमा बना हुआ है, हालांकि हल्के से बादल छाए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ स्थानों पर उत्तराखंड में बारिश इस वक्त बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था, जिस आधार पर मौसम विभाग ने ये अपना अलर्ट जारी किया था, उसके आधार पर हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में इस वक्त बारिश चल रही है। पहाड़ों में कहीं कहीं पर बारिश होने की बात कही जा रही है, लेकिन देहरादून का मौसम खुशनुमा है। अभी हल्के से बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मौसम विभाग के आधार पर जो मौसम केंद्र के द्वारा जो जारी वीडियो है उसके द्वारा जो बताया गया था कि कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, वो साकार सिद्ध हो रहा है और लगातार कहीं
कई जगहों से खबरें आ रही कि यहाँ पर बारिश इस वक्त चल रही है। प्रीति जी शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ जगहों पर बारिश का दौर शुरू हो चुका है, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है और आगामी 2 दिन और ऐसा ही उत्तराखंड में मौसम बना रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा के लिए अब कम ही समय बचा है, जिसके मद्देनजर शनिवार को केदारनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। बता दें कि अगले महीने चारों धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और इसकी औपचारिक घोषणा शुक्रवार को हो चुकी है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे और वहीं गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहाँ के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के बाद बंद कर दिए जाएंगे। और इस पर भी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड की शुरू हुई थी और इस बार क्योंकि कम समय के लिए इसको खोला गया कोरोना के चलते, अब यहाँ पर जो है कपाट भी बंद होने वाले हैं जल्द ही अगले महीने। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ यहाँ पर इन दिनों में देखी जा रही है और कितना उत्साह के साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं? देखिए प्रीति, आपको अगर मैं बताऊं कि अगर हम चारधाम यात्रा को लेकर बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर जब से कोविड प्रोटोकॉल और जो बाध्यताएं खत्म हुई हैं यात्रा को लेकर, तब से लगातार जो है संख्या जो है तीर्थयात्रियों की लगातार बढ़ रही है और करीबन 7,000-8,000 लोग एक धाम में प्रतिदिन जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि जिस प्रकार से अभी चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है उसको लेकर अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए अब समय कम बचा हुआ है। मुश्किल से 15-16 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं और उसको देखते हुए जो श्रद्धालु हैं, जो पिलग्राम्स हैं, उनका लगातार तांता उत्तराखंड में जो है बना हुआ है। अगर हम बद्रीनाथ धाम के कपाट की बात करें तो 20 नवंबर को सायंकाल में जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। और वहीं केदारनाथ धाम की अगर हम बात करते हैं, केदारनाथ धाम व यमुनोत्री धाम के कपाट जो है शनिवार 6 नवंबर को भैया दूज के दिन जो है बंद हो जाएंगे। गंगोत्री धाम कपाट 5 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा अन्नकूट के दिन जो है बंद हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से कपाटों के शीतकाल में बंद होने की घोषणा जो है सरकार के द्वारा, या हम बात करें कि जो देवस्थानम बोर्ड है उनके द्वारा कर दी गई है, तो अब समय बिल्कुल सीमित बचा हुआ है। तो इस सीमित समय में किस प्रकार से निर्विघ्न यात्रा हो और किस प्रकार से ज्यादा यात्री यहाँ पर जो है यात्रा कर सके, उसको लेकर प्रशासन बिल्कुल। और यहाँ इस जगहों से जो लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, पर्यटक रोजगार से जुड़े हुए हैं, अब संख्या लगातार बढ़ रही है और आगामी 15 दिन आपने कहा कि बचे हैं, उसमें और लोगों के आने की उम्मीद है। तो जो नुकसान उन्हें पहले हो रहा था तो थोड़ी बहुत भरपाई की उम्मीद यहाँ पर अब की जा सकती है। खुश हैं यहाँ से रोजगार करने वाले लोग? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि देखिए नुकसान की भरपाई जहाँ तक करने की बात है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीमित समय में यात्रा हुई है। लेकिन कहीं न कहीं उनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि जो यात्रा रूट पर यात्री लोग आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनका कारोबार जो है दोबारा से जो है चला है, तो कहीं न कहीं उनकी जो मायूसी थी वो खुशियों में बदली है। अब जो है देखने वाली बात ये होगी तो अगले वर्ष जब यात्रा चलेगी तो पूर्ण रूप से निर्विघ्न चलेगी। शुरुआती दौर से किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं आएंगी, तो वो कोई होटल व्यवसायी है, कोई दुकान का व्यवसायी है, कोई ट्रैवल व्यवसायी है, कोई लॉज चलाता है, कोई कुछ और काम करता है, तो उन लोगों के चेहरे पर खुशी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आने वाला जो वक्त है 2022 में जब यात्रा शुरू होगी तो वो लोग निर्विघ्न जो है यात्रा पड़ावों पर अपनी ठीक है। ये माना जाए कि पहले से हालात अब थोड़े सुधरे हैं और जो लोग यहाँ से रोजी रोटी अपनी कमा रहे हैं उनके पहले से हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी आगे आने वाले दिनों में थोड़ी और यहाँ पर उम्मीद है कि वो और कमाई कर पाएंगे। कैलाश जी बने रहिए हमारे साथ यहाँ पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी पहले दर्शकों को दे देते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है उत्तराखंड से ही। 5 नवंबर को केदारनाथ प्रधानमंत्री जाएंगे। द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का वो शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ उत्तराखंड जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर अमित शाह रहेंगे।
कसियारी कल्याण योजना को लॉन्च करेंगे अमित शाह। द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे और 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। उससे एक दिन पहले यानी कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ जाएंगे और दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का वो शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री भी उत्तराखंड जाएंगे और इस पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैलाश जोशी बने हुए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री का कपाट बंद होने से पहले एक दिन का दौरा उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी पूरी जानकारी चाहेंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जाने वाले हैं, तो उनके दौरे को लेकर भी पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल प्रीति, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का कुछ समय जो है उत्तराखंड में व्यतीत किया है, केदार घाटियों में व्यतीत किया है, केदार घाटी के जो गुफाओं में व्यतीत किया है, वहां पर साधना की है, वहां पर ज्ञान अर्जित किया है। और उसी का श्रेय ये है कि केदार बाबा से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विशेष लगाव है वो दिखाई देता है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत वर्षों में भी जब केदारनाथ पहुंचे थे, तो अटूट आस्था के साथ वो वहां पर जो है नतमस्तक होकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वहां का भ्रमण करते हैं, वहां की वादियों का दीदार करते हैं। और आपको बता दूं कि विगत वर्ष में जब कोरोना काल से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब केदारनाथ आए थे, तो केदारनाथ में मोदी ने जो है एक रात जो है गुफा में बिताकर जो है वहां पर साधना की थी और दूसरे दिन गुफा से पैदल चलकर मंदिर पूजा अर्चना की थी। और आज जो है वहां पर करीबन 22 से 23 गुफाएं तैयार हो चुकी हैं, जिनमें लोग रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं और वहां का लुत्फ उठा रहे हैं, वहां पर ज्ञान अर्जित करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में आना है, केदारनाथ में आकर जो है 250 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण उन्होंने करना है और जो नया फेज 2 के जो कार्य है उनके शिलान्यास को भी वहां पर करना है। और साथ ही अगर बात करो शंकराचार्य जी की जो मूर्ति वहां पर प्रतिष्ठा होनी है, जो मूर्ति लगनी है, उस मूर्ति का भी अनावरण वहां पर मोदी जी ने करना है प्रीति। और वहीं अमित शाह भी 29 और 30 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा जी, 30 और 29 अक्टूबर को पहुंचेंगे केदारनाथ के दौरे पर, तो उनके दौरे को लेकर भी यहाँ पर पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे। देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी का प्रोग्राम जो है ऑफिशियली अभी नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों के माध्यम से ये पता लगता है कि अमित शाह को उत्तराखंड भ्रमण पर रहना है। लेकिन उत्तराखंड में जो कई जो उत्तराखंड सरकार ने जो योजनाएं लॉन्च की है, उन योजनाओं का शुभारंभ भी उनके द्वारा किया जाना, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही 2022 को लेकर क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से चुनाव में आगे बिगुल बजाया जा सके, किस प्रकार से जो है जो रिक्ता है अंदर बूस्ट भरा जा सके, उनको बूस्टर दिया जा सके, इन सब चीजों को लेकर अमित शाह यहाँ पर बैठक ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा इसे कहा जा सकता है। शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे आगामी आने वाले दिनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सुदूर इलाके में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए एम्स ऋषिकेश सदैव प्रयासरत रहता है। इस बार एम्स ऋषिकेश की सोशल आउटरीच सेल और IIT रुड़की ने सुदूर क्षेत्र में जरूरतमंदों तक टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाउन मॉडल तैयार किया है। बीते शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस मॉडल को वर्चुअल रूप से लॉन्च किया। बता दें कि ये मॉडल इंटरनेट आधारित नहीं है। मरीजों को मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए दवा और उपचार की जानकारी मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से अति दुर्गम इलाकों के लोग एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं। उड़ान एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप सुदूर क्षेत्रों में भी अपने घर पर बैठ के दिए गए नंबरों पर बातचीत करके एम्स के विशेषज्ञों से अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं एवं स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल एवं IIT रुड़की के संयुक्त तत्वाधान में यह ऐप बनाया गया है, जिसे आउटरीच टेली हेल्थ कंसल्टेशन मॉडल भी कहते हैं। इसका उद्देश्य मुख्यतः यह है कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जो लोग हैं, जहां पर की स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है, वो लोग चिकित्सकों से कैसे संपर्क साध सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कोविड-19 पैंडेमिक में यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो इसलिए आप कितने भी दूर हों, आपके यहाँ इंटरनेट नहीं भी है, तब भी आप दिए गए नंबरों पर हमसे बात करके अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। IIT रुड़की
एवं एम्स ऋषिकेश की ये पहल उत्तराखंड के गांवों के लिए एक वरदान साबित होगी, यह हम कामना करते हैं। नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने पहुंचे कर्मचारियों के सामने कांग्रेसी नेता जयेंद्र रमोला झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों की ढाल बनकर खड़े नजर आए। जयेंद्र रमोला की तरफ से यहां पर सख्त विरोध के बाद नगर निगम के कर्मचारियों और साथ ही पुलिस कर्मियों को बैरंग लौटना पड़ा। इस मौके पर उन्होंने एक बार ये कहा कि बार बार नगर निगम प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर गरीब लोगों को उजाड़ने का काम करता है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ थी और रहेगी। दोबारा से ये फिर दोबारा यहाँ पर इस तरह से उजाड़ने का काम करेंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और एकजुट होकर इनके साथ, इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ करें। ये पेपर लेके आए, पेपरों के साथ बात करें, इन पर किस आदेश से ये यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। हाईकोर्ट और एनजीटी की तमाम रोक के बावजूद भी लक्सर में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। वैसे तो खनन माफिया द्वारा लक्सर क्षेत्र को खनन चुकान क्षेत्र का एक बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, जहां पर खनन माफिया उत्तराखंड से अलग अलग राज्यों के भी खनन माफिया इस क्षेत्र में रहकर लंबे समय से अपना सिक्का जमाए हुए हैं। अवैध खनन कर आए दिन राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत के आधार पर लक्सर से एसडीएम वैभव गुप्ता ने अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए एक डंपर समेत 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध खनन की धाराओं में सीज किया है। कुछ अवैध खनन होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो इसमें कल यहाँ इसमें अपनी टीम के साथ दबिश दी गई, तो 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर अवैध परिवहन करते पाया गया, तो उसको सीज कर दिया गया है और उस पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? लगातार यहाँ पर अवैध खनन की खबरें सामने आ रही हैं और इससे पहले भी इस पर हमने कई बार बातचीत की है, इस खबर को हमने दिखाया, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं प्रशासन का यहाँ पर लचर रवैया देखने को मिला, लेकिन अब यहाँ पर कार्रवाई की गई है। देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो लक्सर को अवैध खनन का एक बेशुमार क्षेत्र माना जाता है, इस क्षेत्र में लंबे समय से जो अन्य राज्यों को भी खनन माफिया इस क्षेत्र में रहकर जो अवैध खनन कर लंबे समय से अपना सिक्का जमाया हुआ है। कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन या पुलिस की मिली भगत के कारण ये पूरा जो गोरख धंधा अभी अपनी चरम सीमा पर। लगातार जो क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्होंने कई बार जो है उप जिला अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी के स्तर तक शिकायत की, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जो तहसील प्रशासन ने एक कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों को अवैध खनन की धाराओं में यहाँ पर सीज किया है, लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के दौरान कई खनन माफिया अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे, तो कई खनन माफिया जो भूमिगत होते नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी खनन माफिया या ड्राइवर की गिरफ्तारी प्रीति यहाँ पे नहीं हो सकी, लेकिन लंबे समय से जिस तरह से लक्सर में अवैध खनन का जो कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन और गोविंद, क्या माना जाए, क्योंकि इससे पहले भी छापेमारी की जा चुकी है और अब भी छापेमारी की गई है, किसी खनन माफिया को गिरफ्तार नहीं किया गया और आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हर कोई मिला हुआ है, तो ऐसे में क्या महज ये खाना पूर्ति के लिए, केवल दिखावे के लिए कि हाँ प्रशासनिक अमला इस पर कार्रवाई कर रहा है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं, मैंने पहले भी बता दिया है और कई बार जो है इस खबर को दिखाया भी गया है। क्षेत्र में लंबे समय से जो है अब खनन का जो गोरख धंधा वो अपनी चरम सीमा पर, लेकिन जिस तरह से तहसील प्रशासन और पुलिस अपनी कार्रवाई करता है, छोटी मोटी कार्रवाई करता है, और जिस तरह से दिन रात ये अवैध खनन का जो गोरख धंधा वो पनप रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उन पर भी ये कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। जिस तरह से देखा जा सकता है कि दिन के उजाले में भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन जो दिन रात जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ प्रीति जरूर उठता है कि जिस तरह से राजस्व विभाग को दिन रात जो खनन माफिया जो लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी भी बनता है। जी शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो महज खाना पूर्ति और दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहाँ पर लंबे समय से अवैध खनन का
कारोबार जोर शोर से चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप ट्रेन से दिवाली या छठ पूजा पर अपने घर जाने की सोच रहे हैं तो आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाएगा। लक्सर से होकर हावड़ा, कोलकाता समेत अन्य जगहों की ओर जाने और आने वाली करीब 10 ट्रेनों में वेटिंग के चलते कंफर्म टिकट मिलना नामुमकिन सा है। लोगों को समय पर अपने घर पर पहुंचने के लिए ट्रेन को छोड़कर बाकी संसाधनों का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर लोग बड़ी संख्या में घर जाते हैं। यदि आप ट्रेन में कंफर्म टिकट पाने की इच्छा रख रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। फिलहाल 10 ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। 70 से 100 तक की वेटिंग फिलहाल ट्रेनों में चल रही है। बुकिंग सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकट बुक नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर या तो सरकार 1-2 स्पेशल और ट्रेनें चलाए लोगों के लिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अगर नहीं चलाती है तो फिर लोगों को यहाँ पर परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी पहले ही बहुत लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया है, वेटिंग में चल रहा है उनका टिकट। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।